चलिए स्टूडेंट्स, बात करते हैं आप सबके सबसे फेवरेट टॉपिक हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशंस। आप सबका फेवरेट है क्योंकि एक तो ये आसान है, बहुत इजी है, हिट एंड ट्रायल मेथड से बहुत इजीली हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। और एक ये ऐसा क्वेश्चन होता है कि जिसको हम जब हम आंसर लिख देते हैं उसके बाद हमें 100% श्योरिटी होती है कि हाँ ये हमारा राइट है या रॉन्ग है, तो हम खुद ही इसका कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि सही है या गलत है। और इस बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि बहुत इजी टॉपिक है और स्कोरिंग भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं कि हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशंस। उससे पहले हम देख लेते हैं कि हमें केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने की जरूरत क्यों होती है। केमिस्ट्री में हमारे कुछ लॉज होते हैं, है ना, हर एक चीज के कानून होते हैं, कुछ न कुछ तो लॉज होते ही हैं। तो केमिस्ट्री का एक लॉ होता है केमिकल रिएक्शंस का, लॉज ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, है ना। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो उसमें से जो हमारा कंजर्वेशन ऑफ मास है वो कहता है, इट स्टेट्स दैट मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, दैट इज द टोटल मास ऑफ द रिएक्ट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन हैज टू बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट्स। हैज टू बी इक्वल, क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स, ये कि जो हमारा जो मास है, टोटल मास of elements present in the products has to be equal to the total mass of the elements present in the reactants। यानी जितने भी हमारे कंपाउंड्स या एलिमेंट्स रिएक्टेंट साइड में टोटल मास बनता है उनका उतना ही मास उन्होंने बनाना चाहिए प्रोडक्ट साइड। अगर तो वो बना लेते हैं तो केमिस्ट्री के लॉ के अकॉर्डिंग ये वेरीफाई हो जाता है और हम बोलते हैं कि ये है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इसी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को मेंटेन करने के लिए हमें केमिकल रिएक्शंस के इक्वेशंस को भी बैलेंस करना जरूरी है। देखिए स्टूडेंट्स, आपने 2 kg ऑफ ऑरेंजेस में ऐड किया, मिक्स किया 2 kg ऑफ एप्पल्स, ओके। तो टोटल मास क्या होगा? टोटल मास होगा आपका 4 kg। तो LHS मतलब ये वाली साइड हमारी LHS होगी, RHS मतलब जो टोटल रिजल्ट मिला है ये हमारा RHS होगा। तो LHS में मास कितना है? 2 + 2 4 kg, तो 4 kg और उनके कॉम्बिनेशन से रिजल्ट हमें क्या मिल रहा है? 4 kg। तो हमारा LHS इक्वल हो गया है RHS के राइट हैंड साइड की। तो हम क्या बोलेंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो सेटिस्फाई हो गया। तो इसी लॉ को हम केमिकल रिएक्शंस के इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते टाइम भी फॉलो करते हैं और केमिकल इक्वेशंस को अगर वो बैलेंस्ड नहीं है तो उनको हम बैलेंस करते हैं। अब हम देखेंगे कि क्या क्या स्टेप्स होती हैं केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने के लिए। ए यानी सब्सटेंस ए रिएक्ट करता है सब्सटेंस बी के साथ, तो फॉर्मेशन होगी प्रोडक्ट ए बी की। सो टोटल मास ऑफ एलिमेंट्स इन द रिएक्टेंट्स इक्वल होना चाहिए टोटल मास ऑफ एलिमेंट्स इन द प्रोडक्ट, यानी इस तरफ जो मास होगा वो इक्वल होना चाहिए जो इस तरफ मास बनेगा उसके इक्वल। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी? बैलेंस हो जाएगी और हम बोलेंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी सेटिस्फाई हो चुका है। जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं कि क्या होती है बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है बच्चों, सो जिंक व्हेन रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड इट गिव्स अस जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। यानी जिंक ने जब रिएक्ट किया सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, एक मेटल ने एक एसिड के साथ जब रिएक्ट किया तो जिंक सल्फेट यानी मेटल का सॉल्ट और हाइड्रोजन जो है ये हमारा फॉर्म हो चुका है। सो जिंक को हम लिखेंगे कैसे? ये हमारी वर्ड इक्वेशन है, ऊपर वाली क्या दिख रही है? ये वर्ड इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैसे? विद द हेल्प ऑफ द सिंबल्स यूज्ड इन द वर्ड इक्वेशन। तो जिंक का सिंबल होता है जिंक, Zn, सल्फ्यूरिक एसिड इज H2SO4, ये दोनों जब कंबाइन होते हैं तो बनेगा जिंक सल्फेट यानी ZnSO4 एंड हाइड्रोजन गैस। तो स्टूडेंट्स, रिएक्टेंट्स जो है LHS में देखते हैं कि कौन सा एलिमेंट किस किस नंबर किस किस क्वांटिटी में प्रेजेंट है। जिंक की बात करते हैं तो जिंक कितना है? यहाँ पे एक ही है, सिंगल वन जिंक, तो हम लिखेंगे जिंक कितना है हमारा? 1। और अगर हम बात करें राइट हैंड साइड तो यहां पर भी जिंक कितना है? देखो एक है ना, सिंगल 1, तो यहां पर भी राइट हैंड साइड भी नंबर ऑफ एटम्स ऑफ जिंक यहां पर भी 1 है। हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं बेटा आपको? हाइड्रोजन देखो 2 एटम्स दिख रहे हैं हाइड्रोजन के,
हाँ दिख रहे हैं। सो हाइड्रोजन कितने हो गए हमारे 2, किस तरफ LHS लेफ्ट हैंड साइड, और RHS साइड भी कितने हैं हमारे हाइड्रोजन के एटम स्टूडेंट्स 2 है। तो हाँ जिंक भी दोनों तरफ 1 1 है और हाइड्रोजन भी दोनों तरफ LHS और RHS में 2 2 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग किसकी, सल्फर। सल्फर कितना है बच्चों इस तरफ 1 LHS में, और RHS में कितना है सल्फर, यहां पर भी 1 है, देख रहे हो दोनों तरफ सल्फर LHS और RHS में बैलेंस है 1 1 है। ठीक है, लास्ट हम बात करते हैं किसकी, ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन के कितने एटम्स प्रेजेंट है यहाँ पर H2SO4 कंपाउंड में, हाउ मेनी ऑक्सीजन आर देयर 4 ऑक्सीजन आर देयर, 4 ऑक्सीजन के एटम है। तो ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है। LHS में तो देखते हैं RHS में कितने, यहाँ पर भी 4 है ना, SO4 सल्फेट, तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन कितना है 4 एटम्स है, तो यहाँ पर भी क्या है ऑक्सीजन के 4 एटम्स है। तो क्या ये बैलेंस है केमिकल इक्वेशन, देखो जिंक भी 1 1, हाइड्रोजन 2 ईच, सल्फर 1 ईच एंड ऑक्सीजन LHS और RHS में 4 ईच। तो हाँ जो ये एलिमेंट्स है यहाँ पर बैलेंस्ड है। ठीक है, ओके नेक्स्ट इज as per the law of conservation of mass, as the number of atoms of elements is same on the both sides of the arrow, hence it is a balanced chemical equation। यानी वो बोल रहे हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड है और जो राइट हैंड साइड है उन दोनों में क्या है सेम है, बोथ द साइड्स क्या है हमारे सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, सेम नंबर ऑफ एटम्स है। तो हम इस इक्वेशन को क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, ये हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अगर नहीं होते तो ये स्केलेटल इक्वेशन होती, अब क्योंकि सेम एटम्स हैं दोनों तरफ तो ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। स्टेप 1 यानी बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन का पहला स्टेप क्या है बच्चों, अनदर एग्जांपल लेते हैं Fe, किसका सिंबल होता है आयरन। आयरन व्हेन रिएक्ट्स विद H2O यानी वाटर के साथ जब आयरन रिएक्ट करता है तो क्या बनेगा हमारा आयरन ऑक्साइड, क्या बन रहा है बेटा हमारा आयरन ऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट इज H2 यानी हाइड्रोजन गैस, तो आयरन व्हेन रिएक्ट्स विद वाटर तो हमारा फॉर्म होता है आयरन ऑक्साइड। यहां हम इसको क्या भी बोल सकते हैं कैसे लिखते हैं इसको, आयरन रोमन 2 रोमन 3 ऑक्साइड, क्योंकि आयरन की 2 वैलेंसीज होती है ना, एक आयरन की वैलेंसी होती है 2, एक आयरन की वैलेंसी होती है 3, तो दोनों कंबाइन होकर क्या बनता है हमारा 2 और 3। यस देखिए जो आयरन है एक आयरन की वैलेंसी होती है 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, बन जाएगा FeO। एक हमारा आयरन होता है जिसकी वैलेंसी होती है 3, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, तो कंपाउंड बन जाएगा क्या Fe2O3। तो ये दोनों मिला के क्या बन जाएंगे, टोटल कितने आयरन है बताओ यहाँ पे Fe कितने एटम्स है 1 + 2 3, 3 ऑक्सीजन + 1 ऑक्सीजन 4, तो Fe3O4 इस तरीके से बनता है। ठीक है, आयरन की 2 वैलेंसीज होती हैं और जब रिएक्ट करता है आयरन किसके साथ वाटर के साथ तो हमारा ये कंपाउंड इस तरीके से फॉर्म होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके सॉरी, आयरन व्हेन रिएक्ट्स विद वाटर तो फॉर्म होगा हमारा आयरन ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। अब बताओ क्या ये इक्वेशन बैलेंस्ड है, नहीं है ना, देख रहे हो यहाँ पे 3 है आयरन के एटम्स और यहाँ पे सिंगल 1 है, तो चलिए बैलेंस करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, ड्रॉ द बॉक्सेस अराउंड ईच फॉर्मूला, क्योंकि कोई भी नंबर जब हमें ऐड करना है यहाँ पे बैलेंस करने के लिए तो हम इनके सामने ही ऐड कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम बना लेते हैं क्या बॉक्सेस, और बॉक्सेस के बाहर जो है हम लिखेंगे कि क्या नंबर हमने ऐड किया है इनको बैलेंस करने के लिए। स्टेप 2 क्या है स्टूडेंट्स, लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, यानी अब हम देखेंगे कि LHS में पर्टिकुलर एटम के एलिमेंट के कितने एटम्स हैं और RHS में पर्टिकुलर एलिमेंट के कितने एटम्स प्रेजेंट हैं। तो रिएक्टेंट साइड में हम देख लेते हैं आयरन, कितना है आयरन एक है ना सिंगल, तो 1, यहां कितने आयरन है 3, हाइड्रोजन कितने हैं स्टूडेंट्स 2, और यहां कितने हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन तो चलो बैलेंस है दोनों तरफ 2 2, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 1 है ना, देखो यहाँ कुछ भी नहीं है यानी 1 है, तो 1 ऑक्सीजन, यहां कितना ऑक्सीजन है बेटा 4। सो हमें बैलेंस करना पड़ेगा नंबर ऑफ एटम्स ऑफ दिस आयरन एज वेल एज दिस ऑक्सीजन, क्योंकि हाइड्रोजन तो सॉर्टेड है दोनों तरफ सेम नंबर ऑफ एटम्स है, लेकिन कौन सॉर्टेड नहीं है आयरन के एटम्स और ऑक्सीजन, ये डिसबैलेंस है, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा बैलेंस करना पड़ेगा। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। थर्ड स्टेप क्या होता है हमारा, स्टार्ट बैलेंसिंग द कंपाउंड दैट कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम।
अब इस वाले जो ये तो सिंपल मेटल है ना, तो इस एलिमेंट में कितने एटम है? सिर्फ एक एटम है ना, Fe ओनली वन एटम। इसमें कितने एटम्स है बच्चों? 2 हाइड्रोजन के, 1 ऑक्सीजन का, तो 2 + 1 3 है, 3 एटम्स है टोटल। इस कंपाउंड में कितने एटम्स है? 3 है इसके आयरन के और 4 है ऑक्सीजन के, तो टोटल 3 + 4 7 एटम्स है। हाइड्रोजन में टोटल कितने हैं? 2। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स किसमें है? Fe3O4। तो हम जो स्टार्ट करेंगे बैलेंसिंग वो इसी को सबसे पहले बैलेंस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए। तो हमारे जो सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स है वो Fe3O4 में है। सो टू बैलेंस द ऑक्सीजन एटम, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? ऑक्सीजन एटम्स को बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन एटम्स को बैलेंस करेंगे। ये हमारा ऐसा कंपाउंड है जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स है, तो सबसे पहले बैलेंसिंग यहीं से स्टार्ट करेंगे। इनिशियली नंबर ऑफ एटम्स किसी बारे में बात करें? ऑक्सीजन के बारे में। कितना है ऑक्सीजन H2O में? यहाँ कुछ भी नहीं है, मतलब ये 1 ऑक्सीजन है। तो इन रिएक्टेंट साइड हमारा 1 in H2O, यानी 1 ऑक्सीजन हमारा है H2O में यहाँ पर, ठीक है। और 4 in Fe3O4, यहाँ पर हमारा जो ऑक्सीजन है बच्चों देखो कितने हैं? 4 है। तो रूल हमेशा क्या होता है कि हम जब भी कोई नंबर बैलेंस करने के लिए लगाएंगे वो कभी भी नीचे नहीं, हम जैसे मुझे यहाँ ऑक्सीजन को बैलेंस करना है ना, यहाँ पे कितने हैं? 4 है। तो चलो मैं लिख दूं अगर कि चलो लिख दिया 4 और ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, तो ये गलत होगा। यहाँ नीचे सबस्क्रिप्ट वैल्यू में 4 लिखने का मतलब है कि मैंने ऑक्सीजन के केमिकल यानी जो वाटर है इसके केमिकल कॉम्पोजिशन को चेंज कर दिया, तो ये गलत होगा। कभी भी हम जब कोई भी डिजिट लिखते हैं बैलेंस करने के लिए तो वो कहाँ लिखा जाता है बच्चों? फ्रंट में सबसे पहले। और वो भी कैसे? यहाँ, ठीक है। बॉक्सेस बना देंगे हम नोटबुक में, और यहाँ हम कोई भी नंबर जो भी हमें रिक्वायर्ड है बैलेंस करने के लिए वो नंबर्स को हम कहाँ रिप्रेजेंट करेंगे? इन बॉक्सेस में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे नहीं लिख सकते हो आप, यहाँ नीचे नहीं लगा सकते हो कि ऑक्सीजन को 4 बनाना है, चलो यहाँ लिख दिया या नीचे लिख दिया, तो वो गलत होगा। ठीक है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट, सो ऑक्सीजन यहाँ 1 है और यहाँ ऑक्सीजन 4 है। बैलेंस करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? ऑफ कोर्स देखो यहाँ मोर नंबर ऑफ क्वांटिटी है ऑक्सीजन की, तो हमें इसी तरफ कुछ नंबर लिखना पड़ेगा या ऐड करना पड़ेगा ना, ताकि यहाँ के ऑक्सीजन बढ़ जाए, इंक्रीज हो जाए। तो हमें यहाँ ये जो 1 नंबर ऑफ एटम है ऑक्सीजन का, इसको क्या करें कि ये 4 बन जाए, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 से, 1 को 4 से, तो यहाँ हम लगा देंगे 4। ठीक है, अब देखो 4 ऑक्सीजन, यहां पर भी ऑक्सीजन 4, तो ऑक्सीजन हमारा बैलेंस हो गया। तो फॉर एग्जांपल टू बैलेंस ऑक्सीजन एटम वी कैन पुट कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट क्या होता है बेटा? देखो सपोज अगर ये हम इसको वेरिएबल मान लेते हैं तो इसके सामने जो नंबर है वो हमारा कोएफिशिएंट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? हमारा कोएफिशिएंट। तो हम क्या कर देंगे? H2O के सामने क्या कोएफिशिएंट लगा देंगे? 4। H2O वाटर के सामने हम कोएफिशिएंट लगा देंगे 4, ठीक है। एंड नॉट H2O4 या H2 ब्रैकेट में O4, ठीक है। अगर हम देखो ऐसे करते हैं ना स्टूडेंट्स H2O4, तो ये तो गलत है, ये तो रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि हम इसका वाटर का केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज कर रहे हैं, तो दिस इज तो क्लियरली गलत है। लेकिन इसका क्या मतलब है? ये भी रॉन्ग है। तो इसका क्यों रॉन्ग है ये? चलो ऑक्सीजन 4 है, हम यहाँ लगा नहीं सकते पहली बात, और दूसरी चीज इससे क्या हो गया? ऑक्सीजन 4 है लेकिन हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 2 into 4 8। अगेन हमारा जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वाटर का वो चेंज हो जाएगा। तो हम नीचे कभी भी कोई भी नंबर, कोई भी डिजिट नहीं लगा सकते हैं। किसी भी डिजिट को अगर हमें बैलेंस करने के लिए लगाना है तो वो हम कहाँ लगा सकते हैं? फ्रंट में ही। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ हमारा जो ऑक्सीजन पार्ट है दोनों तरफ LHS और RHS में वो बैलेंस हो गया। क्लियर बच्चों? लगा दिया 4 यहाँ पर हमने। सो नेक्स्ट देखते हैं अभी, we cannot alter the formula of the compounds or elements to equalize the number of atoms। यानी हम फॉर्मूला अल्टर नहीं कर सकते हैं, जो केमिकल फॉर्मूला है वो नहीं चेंज कर सकते। अगर हम यहाँ लगा देते H2O4 तो वाटर का जो मेन फॉर्मूला होता है H2O, वो तो डिस्टर्ब हो जाता, यानी हमारा वाटर वाटर नहीं रहता अगर वो H2O4 होता। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम क्या बोल सकते हैं कि जब भी कोई कंपाउंड या एटम को हमें बैलेंस करना है तो हमें नंबर उसके सामने लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप 4 क्या है? लेट अस बैलेंस हाइड्रोजन एटम इन द पार्शियली बैलेंस्ड इक्वेशन। पार्शियली बैलेंस क्योंकि अभी भी कंप्लीटली बैलेंस हुई नहीं, अभी इसको और फर्दर हमें बैलेंस करना है।
तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट, हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं 4, अभी देखो हाइड्रोजन इस तरफ कितना हो गया, हाइड्रोजन इस तरफ हो गया 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन हो गए, लेकिन यहाँ देखो हाइड्रोजन कितना है स्टूडेंट्स 2, तो ऑफकोर्स यहाँ ज्यादा है तो हमें यहाँ कुछ नंबर लगाना पड़ेगा ना कि वो 8 के इक्वल हो जाए, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा 8 बन जाए, तो 2 4 8 राइट, तो यहाँ लगा देंगे हम फ्रंट में 4। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है यहाँ तक? तो हाइड्रोजन इस तरफ भी 4 2 8 और इस तरफ भी 4 2 8, यानी दोनों तरफ हमारा बैलेंस्ड हो गया। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोजन। एटम्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड में कितने हैं 4 2 8, ठीक है, और प्रोडक्ट साइड कितने हैं, H2 में सिर्फ 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं। बैलेंस करने के लिए हमें इस तरफ करना पड़ेगा 2 को मल्टीप्लाई किससे 4 से, तो 2 इंटू 4 यहां लिख देंगे फिर हम लोग 4, तो अब हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों चीज बैलेंस हो चुकी है। अब नेक्स्ट करेंगे क्या, स्टेप 5 में लेट अस बैलेंस आयरन एटम इन द पार्शियली बैलेंस्ड इक्वेशन। पार्शियली यानी अभी भी कंप्लीटली बैलेंस नहीं है, अब किसको करना बाकी है, आयरन को बैलेंस करना बाकी है। ठीक है, एटम्स ऑफ आयरन क्लियरली विजिबल है, यहाँ जो आयरन का एटम्स है बेटा वो आपका वन सिर्फ सिंगल एक आयरन का एटम है, और आपका प्रोडक्ट साइड में Fe3 यानी 3 है, Fe3O4 कंपाउंड में 3 आपके आयरन के एटम्स हैं। तो बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मोर नंबर ऑफ एटम्स है 3 है, तो इस 1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 3 बन जाए, ऑफकोर्स 1 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, और यहां हम लगा देंगे क्या 3 LHS साइड, तो हमारी जो केमिकल इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, सो 3, अब देखो 3 लगा दिया, अब ये कैलकुलेट करोगे ओवरऑल मास निकालोगे रिएक्टेंट साइड का और प्रोडक्ट साइड का, तो आप देखोगे कि दोनों साइड क्या है, बैलेंस है, बराबर है, तो हमारी केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। सो चेक द करेक्टनेस ऑफ बैलेंस्ड इक्वेशन। दिस मेथड ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन इज नोन एज हिट एंड ट्रायल मेथड, यानी इसका कोई ऐसा नहीं कि कोई फॉर्मूला है आप उसमें वैल्यूज पुट करो और आपको एक्यूरेट आंसर मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है बच्चों, इसमें आपको थिंक मतलब सोचना पड़ेगा कहाँ क्या लगा दो, किसका क्या एलसीएम है, और नंबर के हिसाब से क्या एलसीएम लेना पड़ेगा, मतलब थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा, इसलिए हम इसको हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं। कई बार फर्स्ट ट्रायल में होता है कि नहीं भी आंसर निकलता, सेकेंड टाइम कुछ और डिजिट लेके हमें फिर बैलेंस करना पड़ता है। ठीक है, ओके। स्टेप 7 क्या है, the physical states of reactants and products are mentioned along with their chemical formula, यानी हमें केमिकल इक्वेशंस की जो स्टेट्स होती हैं वो भी मेंशन करनी पड़ेगी। यानी अगर हमने आयरन लिया था तो आयरन क्या होता है, मेटल होता है, तो मेटल होता है तो सॉलिड लिक्विड या गैस, सॉलिड स्टेट में, तो आयरन के सामने हमने लिखना चाहिए था क्या सॉलिड, और वाटर है तो वाटर क्या होता है लिक्विड, तो उसके सामने हमने लिखना चाहिए था एक्वस AQ या L। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं L लिक्विड। तो इस तरीके से हमारी जो इक्वेशंस हैं उनको हम बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं बाय राइटिंग देयर या बाय मेंशनिंग देयर स्टेट अलोंग विद देम, अलोंग विद देयर फॉर्मूलाज। द गैसियस, लिक्विड, aqueous and solid states of reactants and products are represented by notations G. G is for gases, L is for liquid, AQ is for aqueous। aqueous क्या होता है बच्चों, aqueous होता है कोई तो भी लिक्विड जिसके अंदर वाटर एडेड हो, तो उसको बोलते हैं एक्विस। अगर आप HCl लेते हो उसमें वाटर ऐड करते हो तो दैट विल बी योर एक्विस सॉल्यूशन ऑफ HCl। ठीक है, एंड दिस S इज फॉर सॉलिड्स। सो ये नोटेशंस हमें हमारी केमिकल इक्वेशन में अलोंग विद द केमिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट करना होता है, ताकि हम हमारी केमिकल इक्वेशन को और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना सके। ओके स्टूडेंट्स, सो द बैलेंस इक्वेशन बिकम्स, जो हमने अभी एग्जांपल देखा, आयरन क्योंकि क्या है हमारा सॉलिड है, तो सॉलिड प्लस वाटर क्या है हमारा H2O, यहाँ पे G लिखा है, मतलब यहाँ पे लिक्विड जो आयरन है वो लिक्विड वाटर के साथ नहीं बल्कि जो वाटर वेपर्स प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में उन वाटर वेपर से रिएक्ट किया है ना, जो लोहे की चीजें हम बाहर छोड़ देते हैं उनके ऊपर रस्टिंग प्रोसेस होता है। तो आयरन के ऊपर जो रस्टिंग प्रोसेस है वो कैसे होता है बच्चों, जब वो एक्सपोजर में आता है एटमॉस्फेरिक एयर के, और उस एयर में क्योंकि वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं तो वाटर ड्रॉपलेट्स गैसियस स्टेट में होते हैं, इसलिए यहाँ पे G लिखा है, और ऑक्सीजन के साथ तभी जो है वो रस्ट प्रोड्यूस करता है। तो ये वो वाला एग्जाम्पल है। तो यहाँ जो वाटर है वो G लेंगे, क्यों G लेंगे, क्योंकि यहाँ एटमॉस्फेरिक जो वाटर वेपर्स है उसके साथ आयरन ने रिएक्ट किया है, तो प्रोड्यूस होगा हमारा क्या
Fe3O4 सॉलिड, ये रस्ट होता है हमारा, रस्टिंग का फॉर्मूला है, ठीक है, और प्लस 4H2, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है बच्चों, ये गैस होती है, इसलिए हमने इसके सामने लिख दिया G। तो इस तरीके से बाय एडिंग और बाय राइटिंग द स्टेट ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ द केमिकल इक्वेशंस विल मेक आवर इक्वेशन इवन मोर इंफॉर्मेटिव। क्लियर है स्टूडेंट्स? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि केमिकल इक्वेशंस को कैसे बैलेंस करते हैं। आपको और ज्यादा एग्जांपल्स करने हैं ताकि आप इस टॉपिक पे, बहुत इजी है, एक अच्छी पकड़ बना सको, इसलिए आपको प्रैक्टिस तो देखो करनी पड़ेगी बच्चों। स्टेप 8 क्या बोलता है? अच्छा, अभी और भी स्टेप्स बाकी हैं। समटाइम्स द रिएक्शन कंडीशंस सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट एक्सेट्रा फॉर द रिएक्शन आर इंडिकेटेड अबव एंड और बिलो द एरो इन द इक्वेशन। यानी कई कई बार कोई कोई रिएक्शन को पॉसिबल करवाने के लिए एक्सटर्नल कुछ फैक्टर्स चाहिए होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? कैटलिस्ट बोलते हैं। क्या है? कई कई बार कुछ सब्सटेंसेस को आपस में रिएक्ट करवाने के लिए हमें बाहर से एक्सटर्नल कुछ सब्सटेंसेस चाहिए होते हैं, जो उन दो चीजों के या उन मल्टीपल चीजों के रिएक्शन को पॉसिबल बनाते हैं और उनका रेट ऑफ रिएक्शन भी इनहेंस कर देते हैं, यानी स्पीड अप कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। तो उन सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं? कैटलिस्ट बोलते हैं। ये कैटलिस्ट आपका टेम्परेचर भी हो सकता है, कोई पर्टिकुलर कंडीशन भी हो सकती है, ठीक है, प्रेशर हो सकता है, ये सब, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कार्बन मोनोऑक्साइड, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड आपकी गैस है, पॉइजनस गैस है, इसको इनहेल करना बहुत डेंजरस हो सकता है। इससे अगर हम लॉन्ग टाइम तक कार्बन मोनोऑक्साइड को इनहेल करते हैं तो चांसेस है कि डेथ भी हो सकती है रिस्पेक्टिव पर्सन की। सो इट इज अ पॉइजनस गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड को जब हम रिएक्ट करवाएंगे हाइड्रोजन गैस के साथ, दोनों गैसेस है, तो Gg, तो हमारा बनेगा क्या? और ये दोनों जो गैसेस हैं ये किस कंडीशन पे एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे स्टूडेंट्स? जब हमारा 340 atm प्रेशर होगा, उसी टाइम जो है ये आपस में रिएक्ट करेंगी, अदरवाइज इनके बीच में रिएक्शन होना पॉसिबल नहीं है। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में ये एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं कर सकते। तो हमारा क्या बनेगा? CH3OH। क्या होता है ये? 1 कार्बन एटम है तो मिथाइल एल्कोहल, ठीक है, इसको हम क्या भी बोलते हैं? मिथेनॉल, मिथेनॉल, ठीक है, अल्कोहल ग्रुप का फर्स्ट मेंबर है। ये हम 4th चैप्टर में पढ़ेंगे, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में। सो कार्बन मोनोऑक्साइड H2 हाइड्रोजन गैस के साथ इस प्रेशर पे रिएक्ट करेगा 340 पे, तो हमारा जो है मिथेनॉल प्रोड्यूस होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये कुछ कंडीशंस होती हैं किसी रिएक्शन को पॉसिबल करवाने के लिए, वो भी अगर हम एरो के ऊपर या नीचे लिख देते हैं तो उससे भी हमारी जो इक्वेशंस है वो और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बन सकती है। नेक्स्ट एग्जांपल है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एक्विस, ठीक है, एटमॉस्फेयर से ली गई है, तो अगेन वाटर वेपर्स में होते हैं। व्हेन कंबाइंस विद वाटर लिक्विड, तो इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी ये कौन सा रिएक्शन है स्टूडेंट्स? जल्दी से बताओ कौन सा रिएक्शन है, कौन सा एग्जांपल है ये है फोटोसिंथेसिस का। तो फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स के पास क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से लेते हैं, रूट से उनकी बॉडी में एंटर होता है H2O यानी पानी, वाटर, और ये जब आपस में रिएक्ट करते हैं, इनके रिएक्ट होने के लिए सनलाइट का होना बहुत जरूरी है। रात के टाइम देखो प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर नहीं करते हैं फोटोसिंथेसिस से, क्योंकि रात के टाइम सनलाइट नहीं होती है, तो ये जो दोनों कंपाउंड्स आपस में रिएक्ट नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए रात को सनलाइट नहीं होने के कारण ये जो रिएक्शन है पॉसिबल नहीं होता और प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं। अलॉन्ग विद इसके साथ क्या चाहिए होता है? क्लोरोफिल भी चाहिए होता है, क्योंकि क्लोरोफिल प्लांट्स में प्रेजेंट एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसका फंक्शन होता है सनलाइट को ट्रैप करना। अगर किसी लीफ में अगर येलोइश पार्ट हो गया, यानी वहां पे डेफिशिएंसी हो जाएगी किसकी? क्लोरोफिल की, तो उतने पोर्शन में, लीफ के उतने पोर्शन में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस परफॉर्म नहीं होगा। तो फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करवाने के लिए जो सनलाइट ट्रैपिंग का काम है वो कौन करता है? क्लोरोफिल, the green pigment present in the chloroplast of the leaves of the plant helps to trap the sunlight for photosynthesis. Clear है students? तो हमारे कंपाउंड्स क्या बनेंगे? ग्लूकोज C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन गैस। तो ये कंडीशन है इस रिएक्शन को पॉसिबल करवाने के लिए। अगर ये कंडीशंस नहीं होंगी तो जो हमारा रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस का वो भी नहीं होगा। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर होगा कि हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन एंड ऑल्सो हाउ टू मेक द केमिकल इक्वेशंस
more informative by adding their or by writing their states along with their formulas, and as well as by mentioning the conditions required for the particular reaction to happen. Clear है students? बस अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन कीप वॉचिंग आवर वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब तो कर दीजिए.